हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। हम लोग अभी पढ़ेंगे केमिस्ट्री। क्या केमिस्ट्री पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 20 में दम, मतलब कि हर एक चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग लास्ट में 5 क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन आप लोग को बताना रहता है, 5 क्वेश्चन आप लोग को आंसर देना रहता है कमेंट बॉक्स में। तो आज का हम लोग का टॉपिक है फ्यूल। फ्यूल मतलब कि ईंधन। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? ईंधन। इससे पहले चार चार वीडियो अपलोड हो चुका है और ये सब प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, फर्स्ट प्ले लिस्ट है, उसी में सब जितना भी इससे पहले जो भी पढ़ाए हुए हैं वो सब मिल जाएगा। तो आज का देखते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाएँ तो पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। 200 रुपया केवल चार्ज है। 25 तारीख तक पेमेंट करने का डेट है। तो अभी तक जो पेमेंट नहीं कर पाया वो पेमेंट कर दीजिए। और पेमेंट करने का तरीका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक कीजिए, वहाँ पे जो फर्स्ट लिंक मिलेगा उसको देख लीजिएगा पूरा। ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट का वीडियो होगा, उसको देख लीजिएगा। उसमें टोटल जानकारी आप लोग को दिया हुआ है, कैसे पेमेंट करना है। उसमें उसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, प्लस में उसमें और सारा चीज़ प्रोसेस बताया हुआ है। फ़ोनपे नंबर बताया हुआ है, गूगल पे नंबर बताया हुआ है, अकाउंट नंबर बताया हुआ है, जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। ये ईंधन से रिलेटेड है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? वैसा पदार्थ जो जलता है, जलने के बाद हीट जनरेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? देखिए कोयला भी पदार्थ है जिसको हम लोग जलाएंगे तो उससे हीट जनरेट होगा। फ्लेम जो लौ जलता है ना, जैसे मोमबत्ती का लौ ये सब रहता है, या लैंप का लौ होता है, उससे भी हीट जनरेट होता है, या हीट बर्निंग ये। और एक क्या है? फ्यूल। लास्ट वाला वर्ड में ध्यान दीजिएगा, फ्यूल एक कोयला भी क्या है, फ्यूल के अंदर ही आता है। फ्यूल के अंदर फ्लेम भी आता है, फ्यूल के अंदर हीट बर्निंग भी आता है। तो मतलब कि इसका बेस्ट आंसर कौन सा होगा? फ्यूल। मतलब कि जो जलने के बाद हीट मतलब ऊष्मा दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईंधन, फ्यूल बोलते हैं। तो फर्स्ट का ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्या बोलता है। अगला भी मस्त क्वेश्चन है। अगला बोलता है, ध्यान से इसको देखिएगा। अगला देखिए इसमें क्या बोलता है कि लाल तप्त कोक, एक नया वर्ड आ रहा है कोक। ये कोक क्या होता है, इस पे ध्यान रखिए। ये कोक जैसे कोयला को क्या करते हैं, एक जगह सबको ऐसे ही एक ढेरी लगा के, मतलब कि एक जगह सबको रख के, और इसके बाद इसको आग लगा दिया जाता है। इसमें किनारे किनारे से क्या करके बंद करके एकदम पूरा, कि इसमें अंदर हवा नहीं जाए, एयर के अनुपस्थिति में इसको क्या किया जाता है, इसको आग लगाया जाता है। और पूरा यानी कोयला को पूरा नहीं जलने दिया जाता, आधा जलाने के बाद, आधा जला, इसके बाद इसको क्या किया जाता है, इसको बुझा दिया जाता है। अचानक से इसको बुझा दिया जाता है। और बुझाने के बाद जो चीज़ का निर्माण होता है वही चीज़ क्या कहलाता है? वही चीज़ कोक कहलाता है। और उसमें जैसा स्टार्टिंग में कोयला जलाइएगा तो उससे धुआं निकलेगा, बहुत विषैला गैस निकलेगा। लेकिन जब कोक बन जाता है तो कोक बनने के बाद वो क्या करता है कि उतना उससे धुआं नहीं निकलता, मतलब कोयला का एक शुद्ध रूप आ जाता है। इसमें ये कोयला में जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, कचरा होता है, जितना भी धुआं होता है, वो उसको जला के हटा दिया जाता है। इसके बाद जो उसका अवशेष बचता है, यानी पूरा नहीं जलाया जाता, पूरा राख नहीं बनाया जाता है। पूरा राख बना दीजिएगा तो खत्म हो जाएगा। उसका आधा जला के उससे कोक बनाया जाता है, शुद्ध रूप रहता है वो। ठीक, तो वही बोलता है कि जब कोक बनाते समय लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से, यानी उसी समय जिस समय कोक बना रहा है उसमें जो अचानक पानी डाल के उसको हम लोग क्या करते हैं, बुझाते हैं, उस समय उससे कार्बन मोनोऑक्साइड CO और हाइड्रोजन गैस निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। इस दोनों के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इस दोनों के मिश्रण को एक है कोल गैस। देखिए कोल गैस के अंदर क्या क्या आता है? कोल गैस हाइड्रोजन, ध्यान रखिएगा जो भी बता रहे हैं, कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण है।
कोल गैस किसका किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। और ये जो वाटर गैस है, वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें मीथेन नहीं होता है, CH4 नहीं होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा था? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण उससे बाहर निकलता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण यानी उससे कौन सा गैस निकलता है? जल गैस। उसका स्पेशल नाम दिया गया है क्या? जल गैस। तो कोक, जिस समय कोक बनाते हैं अचानक से उसमें पानी डालते हैं, जलवाष्प प्रवाहित करते हैं, तो उससे हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। उसका मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर गैस। कोल गैस का मिश्रण क्या होता है वो भी बता दिए। इसके बाद अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है? देखिए आ गया क्वेश्चन। ये जो कोल गैस है, कोल गैस में कौन कौन सा गैस का मिक्सचर होता है? हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड ये है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी जस्ट बताए थे कि कोल गैस में किस किस चीज़ का मिश्रण होता है? हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला क्या बोलता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या बोलते हैं? अब की बार बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO प्लस नाइट्रोजन, CO प्लस N2 दोनों गैस आपस में मिल रहा है, उसका मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? कोल गैस। कोल गैस किसका किसका मिश्रण होता है? याद करवा दे रहा है। कोल गैस हाइड्रोजन प्लस CH4 मीथेन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। जल गैस किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। लेकिन यहाँ को बोलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन किसका मिश्रण होता है? जो प्रोड्यूसर गैस होता है। प्रोड्यूसर गैस में कौन कौन सा गैस को मिश्रित किया जाता है प्रोड्यूसर गैस में? तो प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस नाइट्रोजन को मिश्रित किया जाता है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। कॉपी में लिखिएगा ये सब पॉइंट को कि कौन सा गैस में कौन कौन सा चीज़ का मिक्सअप होता है। अगला बोलता है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, जो नेचुरल गैस है उस नेचुरल गैस में मेनली क्या रहता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ध्यान रखना है कि जितना भी नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस में मेनली ये मीथेन, CH4 है, ये सभी में पाया जाता है लगभग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और जो नहीं समझ में आता है आप लोग को उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। और प्राकृतिक गैस का मतलब क्या है कि नेचर में जो भी जितना भी गैस है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्राकृतिक गैस। जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या है? ये सब नेचुरली गैस है, कुछ कुछ मैन मेड है, लेकिन ज़्यादातर नेचुरली गैस है। तो उसमें मीथेन सब में पाया ही जाता है। फिर अगला देखिए क्या बोलता है। अगला देखिए ये क्या बोलता है। ये बोल रहा है कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का जो लिक्विड किया हुआ मिश्रण होता है उसको क्या बोलते हैं? मतलब कि जो नॉर्मल ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन है, दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं? दोनों को लिक्विड के टर्म में ले आ रहे हैं। लिक्विड टर्म लाने के बाद दोनों को मिश्रण कर रहे हैं, तो उससे क्या बनेगा? उससे जल गैस का निर्माण होगा, कोल गैस का निर्माण होगा, या प्रोड्यूसर गैस का निर्माण होगा, या LPG द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG लिक्विफाइड द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का निर्माण होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि LPG का भी मुख्य घटक ब्यूटेन ही होता है। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन को जो मिक्सअप करते हैं लिक्विड वाला मिश्रण, उससे द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बनता है। अगला क्या बोलता है? सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधमुक्त बनाया जाता है? आप लोग भी देखिएगा कि जो गैस रहता है ना, चूल्हा जो जलाते हैं, गैस LPG सिलेंडर रहता है, उससे गैस अगर लीकेज हो रहा है तो देखिएगा उससे अजीब टाइप का एक गंध निकलता है। तो आखिर उस गंध का क्या नाम है जो उसमें डाल दिया जाता है, ताकि अगर गैस लीक हुए तो जो भी वहाँ है उसको पता चल जाए तुरंत कि हाँ गैस लीक हो रहा है। नहीं तो वो बहुत ज्वलनशील था, वो थोड़ा सा भी अगर उसको कहीं से आग दिखा तो तुरंत धर लेगा, तुरंत जलना शुरू कर देगा। इसलिए उसको ऐसा चीज़ उसमें डाल दिया जाता है कि थोड़ा सा भी लीक होए
तो तुरंत पता चल जाए। तो कौन सा गैस उसमें भरा जाता है? हीलियम भरा जाता है, अमोनिया, मरकेप्टन या ईथर। तो ध्यान रखिएगा, इथाइल मरकेप्टन, क्या इथाइल समूह का होता है, इथाइल मरकेप्टन उसमें डाल दिया जाता है और इसी से इसमें बहुत गंध होता है, बहुत गंध होता है और ये तुरंत हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ गैस लीक हुआ है। अगला बोलता है गोबर गैस में मुख्यतः होती है। गोबर गैस में क्या होता है? तो देखिए, गोबर गैस भी एक नेचुरल गैस है, ये भी एक प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस। तो प्राकृतिक गैस में मेनली क्या पाया जाता है? मीथेन। ऑब्वियसली तो गोबर गैस में मुख्यतः क्या हो सकता है? मीथेन। 8 का कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला बोलता है एलपीजी में कौन सा गैस मुख्य रूप से होती है? एलपीजी फिर से आगे अभी जस्ट बताए थे, एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसका फुल फॉर्म पूछ भी सकता है। एलपीजी में कौन सी मुख्य यानी मेनली कौन सा घटक है जो एलपीजी में होता है? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन या सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये जो ब्यूटेन है ये एलपीजी का क्या है? मुख्य घटक है, मेन कंपोनेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, फिर से पूछ रहा है वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण है? ये जो वाटर गैस है ये किन दो गैसों का मिश्रण है? अभी जस्ट बताए थे, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो वाटर गैस किस चीज का मिश्रण है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 10 का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला देखते हैं। 10 के बाद 11 क्या बोलता है? गैस एजेंसियां द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस किस रूप में रहता है? जो भी गैस एजेंसियां रहती है वो जो गैस रहता है गैस सिलेंडर में किस रूप में गैस को भर के देता है? जो भी हम लोग के घर में आता है एलपीजी गैस आता है, आप लोग को भी घर में आता होगा, वो कौन सा फॉर्म में रहता है कि उन लोग जो कंपनी लोग है उस कंपनी कौन सा फॉर्म में उसको भरता है सिलेंडर में और हम लोग के घर तक पहुंचाता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है वो गैस, या गैसीय स्टेट में रहता है, या सॉलिड स्टेट में रहता है, या वो एक सॉल्यूशन टाइप का रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। जो भी हम लोग के घर में गैस आता है एलपीजी वो लिक्विड के टर्म में रहता है। क्या? उसको लिक्विड के टर्म में कंप्रेस कर दिया जाता है और कंप्रेस करके सिलेंडर में पैक कर दिया जाता है। तो जो भी हम लोग के घर में गैस रहता है वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, द्रव के फॉर्म में। कभी कभी अगर गैस भरवा भी रहेंगे तो देखिएगा कि थोड़ा थोड़ा लीकेज हो रहा है ना, और अगर वो हाथ में आ रहा है थोड़ा बहुत हाथ में, तो देखिएगा हाथ में पानी पानी जैसा आ जाता है, पानी पानी जैसा हाथ हो जाएगा। तो उससे क्या पता चलता है कि वो लिक्विड के फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ए। अगला देखिए तो क्या बोलता है? एलपीजी का मुख्य घटक है, अभी जस्ट बताए थे एलपीजी द मेन कंपोनेंट ऑफ, कि एलपीजी किस चीज़ का मेन कंपोनेंट है? मीथेन, एथेन, पेंटेन या ब्यूटेन। तो किस चीज़ का है? ब्यूटेन का। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्या बोलता है? एलपीजी का पूरा नाम क्या है? देखिए पूछ ही दिया, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या लेडेड पेट्रोलियम गैस, या लो पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी का पूरा नाम क्या आता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्या बोलता है? सीएनजी। अगला क्या बोलता है? सीएनजी के पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? यानी सीएनजी की पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? इसका मतलब क्या आता है ना कि सीएनजी वाई इट इज कॉल्ड इको फ्रेंडली। सीएनजी एक गैस है जिसका नाम होता है पूरा कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये एक फ्रेंडली इको है, मतलब कि इसको भविष्य का ईंधन में बोला जा रहा है सीएनजी को। आखिर क्यों इसको भविष्य का ईंधन बोला जाता है? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ। ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें हाइड्रोजन अत्यंत कम मात्रा में होता है इसलिए इको फ्रेंडली इसको बोला जाता है, या इसका मुख्य घटक इथेन गैस 80 से 90% होता है, या इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है, या सीएनजी में होने वाले गैस पूर्ण रूप से जलते नहीं हैं इसलिए उत्सर्जक बहुत कम होते हैं। तो आखिर इसको इको फ्रेंडली क्यों बोला गया? सीएनजी को इको फ्रेंडली आखिर इसको क्यों बोला जाता है? तो इसका रीजन है 14 का सी, कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड
इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बहुत कम मात्रा में इससे बाहर निकलता है, क्योंकि ये जो सीएनजी है जब इसको जलाया जाता है तो इससे ज़्यादातर पानी बन के निकल जाता है बाहर। पानी हवा हवा में उड़ जाता है ज़्यादातर इससे। ये सब भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, लेकिन इसका लिमिट बहुत कम मात्रा में निकलता है। जैसे पेट्रोल जलाइएगा, आजकल तो सीएनजी ऑटो भी आ गया मार्केट में, ऑटो चल रहा है सीएनजी से। तो ये एक इको फ्रेंडली हम लोग का सीएनजी, और इसको भविष्य का ईंधन में भी इसको रखा गया है कि फ्यूचर में ये काम देगा। अगला क्या बोलता है, निम्न में से किस एक ईंधन का मान अधिकतम होता है? इसमें से कौन सा एक ईंधन है जिसका मान सबसे ज़्यादा होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम फ्यूल वैल्यू? कैलोरीफिक फ्यूल वैल्यू मतलब कि ईंधन मान, हाइड्रोजन का, चारकोल का, प्राकृतिक गैस का या गैसोलीन का? तो 15 का क्या हो जाएगा? 15 का ऑप्शन। देखिए यहाँ फ्यूल मान कहने का मतलब है ना कि जलाने के बाद बहुत हाई एनर्जी दे, हाई ऊर्जा दे, बहुत ज़्यादा वैल्यू दे, वही कहलाता है फ्यूल वैल्यू। तो फ्यूल वैल्यू क्या होगा? हाइड्रोजन। चारकोल किसको बोलते हैं? वो जो घर में कोयला होता है ना, लकड़ी को जलाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग चारकोल। नेचुरल गैसेस क्या है? प्राकृतिक गैसेस क्या हो सकता है? प्राकृतिक गैस हम लोग का जितना भी इन्वायरमेंट में हवा, गैस, ये सब है वो प्राकृतिक गैस है। अब एक आया है गैसोलीन। गैसोलीन क्या होता है? देखिए गैसोलीन का मतलब जनरली पेट्रोल डीजल, इसी को रखिए गैसोलीन। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, अगला क्या बोलता है? अगला बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? यानी जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट को मिनिमम से मिनिमम पोल्यूट करता है, मिनिमम से मिनिमम इन्वायरमेंट में पोल्यूशन को फैलाता है। तो कौन सा है? डीजल है, कोयला है, हाइड्रोजन है, किरोसिन है। तो 16 का कौन सा आ जाएगा? पता चल रहा है कि ये हाइड्रोजन क्या है, ये मिनिमम से मिनिमम है, मतलब ऐसा फ्यूल है जो मिनिमम से मिनिमम इन्वायरमेंट को पोल्यूशन करता है। डीजल, कोयला, किरोसिन, ये तो बहुत एकदम। डीजल भी क्या है? डीजल से भी पूरा पोल्यूशन होता है, कोयला से भी पूरा धुआं निकलता है, किरोसिन तेल जलाने से भी धुआं निकलता है। ये हाइड्रोजन से उतना नहीं होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि क्यों आखिर हाइड्रोजन ईंधन से उतना फ्यूल नहीं, उतना पोल्यूशन नहीं इन्वायरमेंट में आता है? क्योंकि ये ज़्यादातर यूज होता ही नहीं है इधर अर्थ पे, ज़्यादातर होता ही नहीं है, तो आएगा कहाँ से? और होगा भी तो एक ही बार बहुत भारी मात्रा में होता है, तब पोल्यूशन आएगा। लेकिन जनरली हाइड्रोजन का पृथ्वी पे उतना यूज ही नहीं होता है। फिर और वही सूर्य में न्यूक्लियर फिजन ये सब होते रहता है, तो वहाँ से फिर जितना भी हीट ये सब जितना भी आता है वहीं से आता है, लेकिन पृथ्वी पे इसका कोई रोल अभी नहीं। अगला बोलता है रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन को क्या कहते हैं? जो ईंधन रॉकेट को चलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहला बोल रहा है बायोमास, दूसरा बोल रहा है कोक, तीसरा बोल रहा है प्रणोदक, प्रोपल्सन। क्या हाइड्रोजन लिखा हुआ है? प्रणोदक, इसका होता है प्रोपल्सन, ठीक, PROPULSION, प्रोपल्सन या कोल गैस। तो रॉकेट को चलाने में जिस ईंधन का उपयोग किया जाता है वो क्या होता है? प्रणोदक, हाइड्रोजन। जनरली उसमें हाइड्रोजन ही भरा जाता है, तो वो क्या आता है? वो होता है प्रणोदक। जो भी फ्यूल रॉकेट में भरा जाता है उसको एक नाम दिया हुआ है, क्या? प्रणोदक। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, प्रोपल्सन। अगला क्या बोलता है? कोयले के विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? देखिए कोयला का डिफरेंट टाइप होता है, डिफरेंट टाइप होता है। आदमी भी देखिएगा डिफरेंट टाइप का होता है, सबका अलग अलग गुण होता है, सबका अलग अलग प्रॉपर्टी होता है, सबका अलग अलग देखने का नज़रिया होता है, सब अलग अलग दिखते हैं, चलने का, रहने का, खाने पीने, सबका अलग अलग तरीका होता है। उसी तरह बोलता है कि कोयला का भी डिफरेंट पार्ट है, उसी में से कोई एक ऐसा टाइप है, ऐसा पार्ट है जिसमें कार्बन का परसेंटेज क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो कौन सा ऐसा है? एक है पीट कोयला, एक है लिग्नाइट कोयला, एक है बिटुमिनस कोयला और एक है एंथ्रासाइट कोयला। तो किसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किसमें अधिक होती है? ये जो एंथ्रासाइट है इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो देखिए अगला क्या बोलता है?
अगला बोल रहा है कि भूरा कोयला ब्राउन कोयल के नाम से जाना जाता है। भूरा कोयला किसको बोलते हैं? पीट पीट कोयला को, लिग्नाइट या बिटुमिनस या एंथ्रासाइट को। तो भूरा मतलब ब्राउन कोयल हम लोग किसको बोलते हैं? लिग्नाइट को। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। एंथ्रासाइट के बारे में हम लोग क्या जाने? एंथ्रासाइट के बारे में जाने कि सबसे ज़्यादा कार्बन इसमें पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये सबसे हार्ड भी होगा। तो सबसे हार्डेस्ट कोयला कौन सा है? ध्यान रखिएगा, सबसे हार्डेस्ट कोयला एंथ्रासाइट है। सबसे ज़्यादा कार्बन किसमें पाया जाता है? एंथ्रासाइट में। ठीक, और एंथ्रासाइट में और क्या होता है? सल्फर की मात्रा, सल्फर की मात्रा क्या होता है? बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और फिर इसका जो हॉटेस्ट बर्निंग है, मतलब ये बहुत हीट देता है, बहुत गर्म होता है एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट का ये प्रॉपर्टी हुआ। अब आया क्या? अब बिटुमिनस के बारे में जानते हैं। ये बिटुमिनस है ना, सॉफ्ट कोयला है। क्या? इसको सॉफ्ट कोयला के नाम से जाना जाता है। सॉफ्ट कोयला ये कॉमन है, ये ज़्यादा इसके बारे में उतना कुछ नहीं है। तो बिटुमिनस एक सॉफ्ट कोयला है, सॉफ्ट कोयला। एंथ्रासाइट क्या है? हार्ड कोयला है। एक आता है लिग्नाइट कोयला। अब लिग्नाइट क्या होता है? लिग्नाइट को हम लोग ब्राउन कोयल भी बोलते हैं। क्या? लिग्नाइट को हम लोग ब्राउन कोयला भी बोल रहे हैं। बोल रहे हैं ना, लिग्नाइट कोयला को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब्राउन कोयल भी बोल रहे हैं। और ये जो लिग्नाइट है ये थोड़ा क्या होता है? इसमें भी लो सल्फर होता है, और ये भी थोड़ा क्या होता है? सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है एंथ्रासाइट ये सब के कंपेयर में। अब एक होता है पीट कोयला। पीट कोयला में क्या होता है? ये कोयला जनरली इसको नहीं बोला जाएगा, इसमें मॉइस्चर ना बहुत ज़्यादा रहता है। पीट कोयला में मॉइस्चर इसमें बहुत ज़्यादा रहता है। ये ज़्यादा हीट भी जनरेट नहीं करता। तो मतलब कि एंथ्रासाइट क्या है? एंथ्रासाइट ये हाई, इसमें सब चीज़ हाई हाई होता है। अच्छा क्वालिटी भी होता है इसका एंथ्रासाइट का, क्योंकि हीट ज़्यादा जनरेट कर रहा है। फिर अगला आते हैं सब कोयला के बारे में। अगला बोलता है ऊष्मा की वह मात्रा, और इसको लास्ट करते हैं, इसके बाद फिर हम आप लोग से पूछेंगे क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आप लोग को देंगे। क्या बोलता है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती क्या कहलाता है? मतलब कि ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम, यानी ईंधन के 1 ग्राम को हम लोग क्या कर रहे हैं? हवा अथवा ऑक्सीजन के संयोग के साथ हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? पूर्ण रूप से जला दे रहे हैं। मतलब कि 1 ग्राम हम लोग कुछ ईंधन लिए हैं, उसको हवा यानी ऑक्सीजन के संपर्क में लाकर उसको हम लोग पूरा जला दे रहे हैं। जलाने के फल स्वरूप उससे ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फल स्वरूप प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मान लीजिए ईंधन में हम लोग उसको जला दिए, उसके बाद जलाने से हम लोग उसके बाद क्या मिलेगा? उसको कंबस्चन बोलेंगे या कैलोरी मान, जो भी मिलेगा उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे, या उसको ऊष्मीय मान यानी हीट वैल्यू बोलेंगे, या उसको ज्वलन ताप बर्निंग हीट बोलेंगे। तो 21 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हीट वैल्यू। कि उसको जलाने के बाद 1 ग्राम हम लोग कुछ भी मैटर लिए, पदार्थ लिए, उसको पूर्णतः जलाने के बाद जो भी हम लोग को मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मीय मान। ठीक है, इसके बाद फिर अब आप लोग का क्वेश्चन है। आप लोग का क्वेश्चन क्या बोलता है? सो देखिए 22 बोलता है एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्तें। मतलब एक अच्छा फ्यूल, एक अच्छा ईंधन हो सकता है, उसके लिए कौन कौन सा मेनली रिक्वायर्ड है, कौन कौन सा कंडीशन रिक्वायर्ड है? उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, यानी उसका जो थर्मल वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। मतलब अच्छा खासा उससे ऊष्मा निकलना चाहिए, उसे आसानी से दहन होना चाहिए। यानी उसको जब हम लोग आग लगाएंगे, उसको धराएंगे तो तुरंत जल्दी से मतलब आसानी से धर लेगा। या उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। इट्स कंबस्चन टेम्परेचर शुड बी अप्रोप्राइट। इनमें से सभी। तो एक अच्छे ईंधन के लिए कौन कौन सा गुण सही है आप लोग को बताना है। 22 ठीक। इसके बाद 23 क्या बोलता है? दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें हैं, यानी द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द एक्शन ऑफ कंबस्चन आर। मतलब दहन की क्रिया के लिए कौन सा मुख्य
रिक्वायर्ड है। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ कॉम्बस्चन मटेरियल होना चाहिए तभी दहन होगा। दहन के पोषण पदार्थ की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ कॉम्बस्चन न्यूट्रिएंट होना चाहिए। ज्वलन ताप की प्राप्ति, रिकवरी ऑफ कम्बस्चन हीट होना चाहिए। मतलब दहन की क्रिया के लिए, दहन का प्रोसेस के लिए, कम्बस्चन प्रोसेस के लिए क्या क्या चीज़ हम लोग के लिए, हम लोग को रिक्वायर्ड होना चाहिए, ये बताना है आप लोग को। 23 इसके बाद अगला क्या बोलता है 24, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ को क्या बोलते हैं। देखिए कौन सा, जिस मिनिमम टेम्परेचर पर कोई भी मैटर ले लीजिए, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, जब एक मान लीजिए कागज ले लिए, उसमें माचिस मारे तो वो जलना शुरू कर दिया, जिस टेम्परेचर पे वो जलना शुरू किया है, जिस ताप पे वो जलना शुरू किया है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका उष्मीय मान थर्मल वैल्यू, या उसको बर्निंग हीट ज्वलन ताप बोलते हैं, या उसको कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, या इसमें से कोई नहीं बोलते हैं। 24 का कौन सा आंसर होगा, ये अब आप लोग को बताना है कि कोई भी वस्तु है, लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, तो जिस टेम्परेचर पे जलना शुरू करता है उस टेम्परेचर को हम लोग क्या नाम देते हैं। अगला बोलता है श्वसन क्रिया का दहन। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया, मतलब जो श्वसन, जो हम लोग को रिस्पिरेटरी करते हैं, जो सांस लेते हैं, कंबस्चन, व्हाट टाइप ऑफ कंबस्चन इज रिस्पिरेटरी, जो श्वसन का प्रोसेस चलते रहता है हम लोग को शरीर में, हमेशा सांस लेते रहते हैं, वो एक किस टाइप का दहन प्रक्रिया, श्वसन किस प्रकार का दहन प्रक्रिया, उसमें रैपिड कंबस्चन होता है, मतलब कि द्रुत दहन, मतलब कि जल्दी जल्दी दहन होता है, कंबस्चन होता है, मतलब जल्दी जल्दी आग लगता है, या स्लो कंबस्चन होता है, या ऑटोमेटिक कंबस्चन होता है, या एक्सप्लोजन या विस्फोट होता है। 25 ये भी आप लोग को बताना है कि हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन अंदर जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद अंदर जो भी हम लोग खाना खाएं, वो खाना को पचाने में, उससे एनर्जी लेने में वहाँ पे क्या करता है, थोड़ा जलता है, भोजन को जलाया जाता है, जलान वही कहलाता है कंबस्चन दहन। तो मतलब तेजी से वहाँ दहन होता है, तेजी से जलता है, या धीरे धीरे प्रोसेस होता है, कैसा प्रोसेस होता है ये आप लोग को बताना है। 25 एक और 26 अगला क्या बोलता है, बिना किसी बाहरी उष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या कहते हैं। यानी बाहर से हम लोग उसको कोई हीट नहीं दे रहे हैं, तब भी वो क्या कर रहा है, वो जलना शुरू कर दिया। मतलब द कंबस्चन प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिया को क्या बोलेंगे, द्रुत दहन, यानी रैपिड कंबस्चन, स्लो कंबस्चन, ऑटोमेटिक कंबस्चन, या एक्सप्लोजन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे। 26 ये बताना। एक क्वेश्चन और होगा 27। आज 6 क्वेश्चन हो गया आज आप लोग का, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये भी बोलता है कि अगला बोलता है ना कि दहन का वह क्रिया जिसमें उष्मा, जिसमें क्या हीट भी जनरेट हो रहा है, लाइट भी जनरेट हो रहा है, कुछ समय तक उत्पन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं। मतलब कि कुछ समय के लिए उससे हीट जनरेट हुआ और कुछ समय के लिए उससे प्रकाश भी जनरेट हुआ, इस टाइप के दहन को हम लोग क्या बोलेंगे, रैपिड कंबस्चन। 27 और सबको आंसर देना है, ज़्यादा भास्ट क्वेश्चन है, सबको आंसर देना है। नीचे ऑफलाइन कमेंट करके, ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा तो सबको देखेगा, हम भी देखेंगे। बाद में अगर कोई भी कमेंट देख रहा है तो वो भी देख लेगा। ऑनलाइन में क्या होता है कि जिस टाइम ऑनलाइन आप लोग कमेंट करें उसी टाइम हम देख पाएंगे, लेकिन जो बाद में वीडियो देखते हैं उन लोग नहीं देख पाएंगे। इसलिए सभी लोग ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा, और यहीं पर यूट्यूब से देख रहे हैं वीडियो तो यूट्यूब में ही सब लोग कमेंट कीजिएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, रैपिड कंबस्चन, स्लो कंबस्चन, या ऑटोमेटिक कंबस्चन, या एक्सप्लोजन, क्या बोलेंगे ये आप लोगों को बताना है। ठीक, बस आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, और जो भी बताए हैं उसको याद करिएगा। और जो अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाए, पेड कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। पेड कोर्स ज्वाइन करने का प्रोसेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, वहाँ पे दिया हुआ है, उसको सभी लोग देखिए। और ये PDF जो पेड कोर्स ज्वाइन किए हैं उन लोगों को ये दे दिया जाएगा। और जो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए 25 यानी 25 तारीख से पहले सभी लोग पेड करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक, थैंक यू, बाय।